My name is Neha. Again, I'm welcoming you in EduGrown channel, and we are learning here history, class 11, term 2. टर्म 2 के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, आप उसको एडुग्रोन पे हमारे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड उसका ये थर्ड चैप्टर है टर्म 2 का। एंड इसका नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फोकस रहेगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 2 कंट्रीज पे हमारा फोकस रहेगा। इनके डिस्प्लेसमेंट, यहाँ की ट्राइब्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज इंडिजिनस वर्ड। ये इंडिजिनस वर्ड का मतलब क्या है? इंडिजिनस का मतलब होता है कि कहीं के नेटिव होना। जैसे कि हम इंडियंस हैं, तो हम इंडिया के रहने वाले हुए, ठीक, तो हम यहाँ के नेटिव हो गए। इसी तरह दूसरी कंट्रीज में दूसरे दूसरे लोग रहते हैं, वहाँ के नेटिव्स होते हैं वो लोग। तो हमारा यहाँ पे ये है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, कहाँ के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, वहाँ के लोगों को रिप्लेस किया। ठीक, वहाँ के लोगों को किसने रिप्लेस किया? यूरोपियंस ने। जो यूरोप से आए थे लोग, उन्होंने उन्हें डिस्प्लेस कर दिया और रिप्लेस होके खुद आ गए। ऑलराइट, तो ये पूरा चैप्टर इट्स ऑल अबाउट डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। ओके, तो अभी लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। So this chapter recounts some aspects of the histories of the native people of America and Australia. As I said कि इसके ये किसके बारे में है? अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल हैं उनके एस्पेक्ट्स के बारे में है। ठीक, कि जब वो कैसे थे, फिर यूरोप के लोग आए, वहाँ पे उन्होंने कब्जे किए, फिर वहाँ कैसे चेंजेस आ जाते हैं। From the 18th century, more areas of South America, Central America, North America, South Africa, Australia, and New Zealand came to be settled by immigrants from Europe. यहाँ पे हम बोलेंगे क्या 18th सेंचुरी में क्या होता है कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब जो रीजन्स होते हैं, इनमें क्या होगा? यूरोप से लोग आके सेटल होने लग जाएंगे, इनकी जगहों को में कब्जा कर लेंगे। This led to many of the native people being pushed out into other areas. ये लोग जो थे, जो यहाँ के नेटिव पीपल थे, इन लोगों को एक पुश आउट कर देते हैं वहाँ से, अपनी जगह से, मतलब उन्हें हटाने लग जाते हैं। क्योंकि ये देखिए, यूरोपियंस का क्या था, इनका मेन मोटिव था कॉलोनीज हर जगह बना लेना। इनको अपनी एक साम्राज्यवादी नीति कह सकते, इंपीरियलिज्म, जो भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, वो इनका मेन मोटिव रहता था। इनको कहीं पे भी गए तो ट्रेड करने जाते थे। अब आप इंडिया का अगर एक एग्जांपल लोगे, तो इंडिया में जब ये लोग आए तो एक छोटे से रिक्वेस्ट करके आए कि दैट वी वांट टू ट्रेड हियर, हमें यहाँ पे व्यापार करना है। बट व्यापार करके वो कितने सालों तक यहाँ पे यहाँ के जो सोर्सेज थे, नेचुरल सोर्सेज हो या कैसे भी सोर्सेज हो, उनको सबको एक्सप्लॉइट करके गए थे यहाँ से। ठीक है, तो इनका काम ये था कि यहाँ पे कॉलोनीज बना के वहीं पे सेटल होना। ओके, तो यहाँ जो पहले से ट्राइब्स वहाँ पे रह रहे थे, जो वहाँ पे नेटिव पीपल थे, उनको इन्होंने पुश आउट कर दिया। ओके, द यूरोपियन सेटलमेंट वर कॉल्ड कॉलोनीज। अभी मैंने आपको कॉलोनीज के बारे में बताया। कॉलोनीज का मतलब यही होता है कि जैसे कि हम अपनी कंट्री में रहते हैं, अपनी कंट्री छोड़ के नहीं बोलते, अपनी कंट्री में रहते हुए भी हम दूसरी कंट्रीज में अपना जो साम्राज्य है वो फैलाने लगे, एक्सपैंड करने लग जाए, वहाँ की टेरिटरीज को अपने में मिला लें। ये होता है कॉलोनीज बनाना। राइट, इसी तरह कॉलोनीज यूरोपियंस ने बनाई थी, इंडिया में ही नहीं, मतलब एशिया में ही नहीं, उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके वहाँ के रीजन्स में भी बहुत सारी कॉलोनीज अपनी बना ली थी। When the European inhabitants of the colonies became independent of the European mother country, ठीक है, कब कि वो लोग करते क्या थे, अपनी मदर कंट्री, जो पेरेंटल कंट्री है, पेरेंट कंट्री है,
उसको एक तरह से उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते थे और दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है। अब दीज कॉलोनीज बिकेम स्टेट्स और कंट्रीज, इनको धीरे धीरे वही स्टेट्स हो गई, कंट्रीज बन गई इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज। अब बात होगी 19th एंड 20th सेंचुरी की। पीपल फ्रॉम एशियन कंट्रीज ऑल्सो माइग्रेटेड टू सम ऑफ दीज कंट्रीज। होता क्या है कि इन लोगों ने अपना ट्रेडिंग फैलाई। ठीक। वहाँ पे इन्होंने, जाहिर है जब फैक्ट्रीज लगेंगी एंड ट्रेड होगा और फ्लरिश करेगा वो एरिया, तो आसपास के जितने भी रीजन हैं वो अट्रैक्ट होंगे, वहाँ के लोग अट्रैक्ट होंगे। किस लिए? इसलिए क्योंकि दे ऑल्सो वांट टू अर्न। कोई भी अपनी जीविका चलाना चाहता है, वो भी बहुत अच्छे से चलाना चाहता है, सिर्फ हैंड टू माउथ नहीं, उनको चाहिए कि वो फुल लग्जरी के साथ। तो लोग उस चीज़ से अट्रैक्ट हुए एंड एशियन कंट्री से भी काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँचे। टुडे दीज यूरोपियंस एंड एशियंस फॉर्म द मेजोरिटी इन दिस कंट्रीज। अब यूरोपियंस और एशियंस वहाँ पे बहुत मेजोरिटी में पाए जाते हैं आज के टाइम पे। एंड द नंबर ऑफ नेटिव इनहेबिटेंट्स आर वेरी स्मॉल। जो वहाँ के ओरिजिनली जो वहाँ पे लोग रहते थे, दे आर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल, बट बहुत कम रह गए, क्योंकि एक तो वो बहुत तेज तर्रार टाइप के नहीं थे जो वहाँ के लोग हुआ करते। अभी आप अमेरिका में देखोगे तो आप अमेरिका को ये सोच ही नहीं सकते हो कि दे वर वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ पीपल। उस टाइम पे 17th सेंचुरी की बात हो रही है, उस टाइम पे दे वर वेरी इनोसेंट और उन्हें ये ट्रेडिंग वेडिंग का मामला, मार्केटिंग का पल्ले ही नहीं पड़ता था, समझ ही नहीं आता था। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट थिंग उन लोगों के लिए। तो धीरे धीरे वो लोग अपने कल्चर को संभाल संभाल के, अपने रिसोर्सेज को सस्टेन कर करके ही वो जिंदा रहते थे, वो कभी एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे वो बेचारे अनसिविलाइज्ड के फॉर्म में आ गए, नीचे होते चले गए और उनकी जगह सो कॉल्ड सिविलाइज्ड यूरोपियंस ने ले ली। ठीक। दे आर hardly seen in the towns and people have forgotten that they once occupied much of the country. अब उन्होंने अपनी कंट्री को एक तरह से वो थे उस समय, मतलब एक बहुत बड़े टाइम से वो लोग रह रहे थे। अब यूरोपियंस जब आए या एशियंस जब आए, तो वहाँ पे इन लोगों ने, इनकी संख्या बढ़ गई और वो बेचारे एक इतने बड़े से इतने बड़े एरिया में आ गए। ठीक है। उनकी अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो इट वॉज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। अब इसके आगे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप पढ़ोगे। ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दूसरा पढ़ाती हूँ कि क्या आगे का क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके। यहाँ पे हम यूरोपियन इम्पीरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। राइट। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है। इम्पीरियलिज्म वर्ड कहाँ से निकला? इम्पीरियलिज्म आया एम्परर से। ठीक। एम्परर मतलब एक राजा, इम्पीरियलिज्म मतलब उसका साम्राज्य। मतलब इम्पीरियलिज्म मतलब उसका साम्राज्यवाद। अब इम्पीरियलिज्म में आप एम्परर के रोल को समझो। ठीक है। एक एम्परर जो होता है, एक जो किंग होता है, ठीक, एक ही इज अ लॉर्ड उस पूरे रीजन का या उस पूरे किंगडम का। एक वो लॉर्ड होता है जो कि पूरा जो सारा सारा उसका साम्राज्य है उसकी केयर करता है। किस किस फॉर्म में करता है? वो वहाँ के पॉलिटिकल फॉर्म में करता है, ठीक है, सोशली करता है, ठीक, इकोनॉमिकली करता है। एक तरह से वो एक प्रोटेक्शन देता है वहाँ के लोगों को भी। ठीक है। उसमें उसका क्या काम रहता है कि उसके साथ उसकी जो जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, दे शुड बी वेरी प्रोटेक्टेड, वो बहुत सिक्योर्ड रहें एंड उनके खाने पीने का भी, उनकी ब्रेड एंड उनके शेल्टर, इन सब का इंतज़ाम भी एक किंग की ही जिम्मेदारी होती है, एक किंग ही ये करता है। ठीक है। बट इम्पीरियलिज्म इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स अ सेल्फिश थिंग। इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि लोग अपने लोग नहीं बोले तो एक
किंग है अगर कहीं का, अब उसने अपनी कंट्री तो बढ़िया कर ली, अब वो दूसरी कंट्री के लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, वहाँ के रिसोर्सेज को ख़त्म करता है और अपने में मिला लेता है। ठीक, अब वो उनका दोहन करके वहाँ की चीज़ों को ख़राब करके अपनी चीज़ों को बेटर करता है, अपने यहाँ ग्रोथ करता है। जैसे कि उसने ट्रेड किया, वहाँ पे ट्रेड किया और ट्रेड का जो प्रॉफिट है वहाँ पे उसने इन्वेस्ट कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जब इन्वेस्ट नहीं किया तो उस वहाँ पे तो वो चीज़ कम होती चली जा रही है, बट उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसके राज्य में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो एक साम्राज्यवाद का फॉर्म होता है। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टर्म। ठीक है, तो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म के बारे में बताएंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने सब जगहों पे जा जा के अपनी कॉलोनीज बनाई एंड वहाँ पे मार्केटिंग की, ट्रेडिंग की, प्रॉफिट कमाया। ठीक, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द अमेरिकन एम्पायर्स ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल डिड नॉट एक्सपैंड आफ्टर द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के बाद अमेरिकन एम्पायर, ठीक है, को स्पेन और पोर्चुगल एक्सपैंड नहीं कर पाए, मतलब वो हार मान चुके थे। क्यों मान चुके थे स्पेन एंड पोर्चुगल? क्योंकि ये लोग इन लोगों ने वहाँ पे एक जो री इन्वेस्टमेंट होता है वो करना ही बंद कर दिया था। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि दे आर रियल में वो उनको उनका अच्छा नहीं चाहते हैं एंड उसने उन लोगों ने उसके लिए रिवोल्ट किया। रिवोल्ट हर जगह हुआ है, रिवोल्ट ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में हुआ, रिवोल्ट सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट हुआ है। जब जब वहाँ पे किसी और ताकत ने अपना कब्जा करने की कोशिश की या किसी और कंट्री से। ठीक है, तो फ्रॉम दैट टाइम other countries, France, Holland, and England, began to extend their trading activities and to establish colonies, ठीक, in America, Africa and Asia। तो इस समय के बाद जब ये स्पेन चला गया, वहाँ पे स्पेनिश लोग चले गए, पोर्टुगीज चले गए, तो उसके बाद किसकी एंट्री होती है? यूरोपियंस की, दैट इज फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड। इन लोगों ने यहाँ पे अपना एक्सपेंड करना शुरू किया, क्योंकि वो लोग ट्रेडिंग के ही फॉर्म में आते थे, ट्रेडिंग करने के ही इंटेंशन से आते थे। बट धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी जो थी बहुत कनिंग होती थी, तो वो अपनी जो कॉलोनीज हैं वो वहीं पे बसा लेते थे। तो अभी उन्होंने कहाँ पे बसाई है? अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक, तो यहाँ पे एशिया से तो आप समझ ही गए होंगे, इंडिया की ही बात हो रही है। इंडिया को तो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ, अपने यहाँ काफ़ी अच्छे से रिवोल्ट हुआ एंड पीपल गेट गॉट फ्रीडम फ्रॉम देम। तो आयरलैंड ऑल्सो वॉज वर्चुअली अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। आयरलैंड में भी इंग्लैंड की कॉलोनी थी। ठीक, एज द लैंड ओनर and as the landowner, they were mostly English settlers। ठीक है, सेटलर्स मीन्स क्या होता है कि कोई बाहर से आके किसी कंट्री में आके रहने लग जाए, तो उसको कहते हैं सेटलर्स। From the 18th century, it became obvious that while it was the prospect of profit which drove people to establish colonies, क्या होता है कि 18th सेंचुरी तक ये बहुत ऑब्वियस चीज़ हो गई थी कि प्रॉफिट ही एक वो रीज़न था जिसने वहाँ के लोगों को कॉलोनीज बनाने को फोर्स किया। देयर वर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन द नेचर ऑफ द कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड। ठीक, अभी जब कॉलोनीज बन जाती हैं, ठीक है, अभी वो लोग पूरा अपना कंट्रोल वहाँ पे बनाने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। इन साउथ एशिया, ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी made themselves into political powers, defeated local rulers and annexed their territories। अब ये आते हैं इंडिया की बात। साउथ एशिया में क्या आएगा? इंडिया आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि
जो ट्रेडिंग कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आ गई। ठीक है, और इन्होंने ट्रेडिंग तो करी भाई, इन्होंने वहाँ के मतलब यहाँ पे मुगलों से क्या कहा था कि हम तो यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, आप हमें इतना सपोर्ट दे दीजिए, हम इतने पे पोर्ट पे ट्रेडिंग करके मार्केटिंग करेंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें समझा के, एंड यहाँ के मुगल्स जो थे, यहाँ के जो रूलर्स थे, वो इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे मे बी, जिस वजह से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी साथ में चला रहे हैं। ओके, तो इस तरह से उन्होंने किसी तरह से यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज चलाई, और उसके बाद क्या किया था कि यहाँ के लोगों को एक तरह से उनका दिमाग पढ़ लिया था कि यहाँ के लोग कैसे क्या चाहते हैं। इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती थी कि कैसे क्या करना है। तो इन्होंने क्या किया कि उस हिसाब से ही पॉलिटिकल दिमाग चला कर के अपनी स्ट्रैटेजीज से वहाँ के लोकल रूलर्स को हराया। मतलब वॉर्स तो हुई, उसमें ट्रीटीज हुई, एंड ट्रीटीज वो इस तरह की बनाते थे कि उनकी टेरिटरीज पे खुद कब्जा हो जाए। ठीक है, तो दे रिटेन द ओल्डर वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम लैंड ओनर्स। अभी ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको भी अपने अंडर में ले लिया था, एंड अभी लैंड ओनर्स जो थे उनको टैक्सेस देने लग गए थे, उनसे वो टैक्सेस अंग्रेज लेने लग गए थे। Later, they built railway to make trade easier, excavated mines and established big plantations. धीरे धीरे क्या हो गया कि उन्होंने रेलवेज, दे ब्रॉट रेलवेज इन इंडिया, और दूसरी जगहों पे भी, क्योंकि वहाँ पे तो सबसे पहले रेलवेज आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस समय रेलवेज ही इन्वेंट हुए थे। तो वो ट्रेड को और इजी करने के लिए उन्होंने हर जगह पे जो भी रीजन वो चाहते थे वहाँ पे वो लेके जाते थे। इसमें उनका पर्सनल एक तरह से फ़ायदा होता था। अगर वो किसी जगह पे कुछ इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए करते थे। एक्सकेवेटेड माइंस, माइंस खोदी गई। ठीक, माइंस क्या क्या नहीं मिला इंडिया के अंदर, और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी डाले गए वहाँ पे। ठीक, सब जगहों पे जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी। ओके, तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पे करी थी, ये इस इम्पीरियलिज्म के टर्म्स में आप देखोगे अगर। ओके, सो नेक्स्ट आप आते हैं नेम्स गिवन बाय यूरोपियन कंट्रीज टू द न्यू वर्ल्ड। ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कैसे इनके नाम पड़े यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अमेरिका क्या था, इसका नाम आया है आपका अमेरिगो से। अमेरिगो वॉज अ ट्रैवलर। ठीक है, उसने सबसे पहले जब वो वहाँ पे गया तो उसने यहाँ से ये टर्म निकाला। ठीक है, अमेरिगो के ऊपर ही अमेरिका का नाम पड़ा था। देन आता है कनाडा। कनाडा में जो एक एक लैंग्वेज है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन लैंग्वेज, ह्यूरॉन लैंग्वेज में कनाटा, कैनाटा, कैनाटा मीन्स होता है गांव, विलेज। तो जब वहाँ पे ये जैक्स कार्टियर गया तो उसने ये वर्ड सुना, तो उसको ये कैनाडा से उसने कनाडा वर्ड दिया। ठीक है, तो अभी जो आप कनाडा सुन रहे हो ये एक टाइम पे कैनाटा था, जिसका नाम होता था विलेज। ठीक है, जिसका मतलब होता था विलेज, गांव। ओके, अभी कनाडा को गांव बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? खैर, वॉट एवर। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, 16th सेंचुरी, नेम फॉर लैंड इन द ग्रेट सदर्न ओशन। ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पे दिखता है? अब आप अगर मैप सोचो, ऑस्ट्रेलिया क्या है, साउथ में है। ठीक है, तो 16th सेंचुरी में क्या था, नेम फॉर लैंड इन द ग्रेट सदर्न ओशन। ग्रेट सदर्न ओशन में जो एक लैंड था उसका नाम ऑस्ट्रल। साउथ में साउथ को लैटिन में ऑस्ट्रल कहा जाता है, तो उस ऑस्ट्रल से ही ऑस्ट्रेलिया बना था। ठीक है, और इस ये टर्म ऑस्ट्रल से आया। ओके, नाउ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का क्या है, नेम गिवन बाय टेस्मान ऑफ हॉलैंड। टेस्मान के थ्रू, जो हॉलैंड के हैं,
who was the first to cite these islands in 1642? अब Z इज डच फॉर सी। जी को डच लैंग्वेज में डचीज क्या कहते थे, जो डच लोग थे वो सी कहते थे। तो एक जी जो है वो सी से निकला है, ठीक है। तो उसका नाम वो जी लैंड था, जैसे सी का एक पूरा एरिया लैंड कह सकते हो, वो आइलैंड था उस समय, तो उसको कहते थे न्यू जीलैंड। उसका नाम न्यू जीलैंड पड़ गया उसके बाद से। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट दैट फैक्ट्स, ठीक है, इन नाम के पीछे का रीज़न एंड जो वर्ड्स थे, आई होप यू गॉट इट नाउ। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन अफ्रीका यूरोपियंस ट्रेडेड ऑन द कोस्ट। अब क्या था, अभी अमेरिका की हम बात कर रहे थे, अभी यूरोपियंस जो थे अमेरिका में थे, अब ये आए अफ्रीका में, ठीक, इनकी भूख ही खत्म नहीं हो रही। ओके, अफ्रीका में आए, यूरोपियंस ट्रेडेड ऑन द कोस्ट। इनका काम ही ये था कि ये पहले कोस्टल एरियाज को पकड़ते थे, पहले उस पर फोकस करते थे, ठीक है। इन्होंने कोस्टल एरियाज पकड़े एंड जब 19th सेंचुरी के लगभग के एंड में, मतलब लेट 19th सेंचुरी, डिड दे वेंचर इनटू द इंटीरियर। अभी ये लेट 19th सेंचुरी में ये अब इंटीरियर में आना शुरू हो गए थे। इंटीरियर बोले तो जहाँ पे मेनली ट्राइब्स रह रहे थे उस समय, जहाँ पे नेटिव्स वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे इन्होंने अपनी एंट्री मारी, ठीक। आफ्टर दिस some of the European countries reached an agreement to divide up Africa as colonies for themselves। अब इन्होंने अपनी जो गंदगी है वो स्टार्ट करी, कि जो डिवाइड करने वाली, ठीक है। इन्होंने सोचा, क्योंकि देखिए क्या होता था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत राइवलरी रहती थी। वो सब लोग एक जगह आकर के, या वो सब चाहते थे कि उनकी कॉलोनीज, उन उस पर्टिकुलर कंट्री की कॉलोनी वहाँ पे बने, वहाँ के लोगों का ज़्यादा ट्रेड बढ़े, उनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़े। तो उस केस में उन्होंने क्या सोचा कि दे विल डिवाइड अफ्रीका एज कॉलोनीज फॉर देमसेल्फ। उन्होंने जैसे वो बंदर बाट नहीं होती है, वो वाला फॉर्मूला अपनाया कि एक रोटी है भाई, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ऐसा करके। उनसे एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता था कि वहाँ के नेटिव्स क्या चाहते हैं, वॉट दे रियली वॉन्ट, कि वो ये सब डिविजन चाहते हैं या नहीं चाहते। द वर्ड सेटलर इज यूज फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, जो वर्ड है सेटलर, ये डचेस के लिए यूज हुआ था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। एंड कहाँ, द ब्रिटिश इन आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियंस इन अमेरिका, ठीक। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये यूरोपियंस हो, इनकी ये जब सेटल हुए न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, तो इन सब को हमने सेटलर एक वर्ड दिया, कि ये अपना कहीं से आए और ये यहाँ पे नई जगह पे सेटल हो गए। ओके, द ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी। सारी कॉलोनीज में उन्होंने ये था कि इंग्लिश कर दो, तो उससे कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक, अपना बिंदास सब चलता रहेगा ठीक ठाक। तो ये इन लोगों की नीति थी, राइट। तो अभी आई होप भी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये इम्पीरियलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड इन्होंने क्या क्या किया बीच में, सेटल होके, कॉलोनीज बना के, डिवीजन करके, एंड बस अपना एक तरह से साम्राज्य फैलाते रहे। ओके, सो अभी हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की पहले तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर आपका 23.5 डिग्री पे क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपने शायद क्लास 6-7 में भी पढ़ी होंगी। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे से जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ऊपर का पार्ट जो है आपका, ठीक है, वो पैसिफिक एंड अटलांटिक दोनों के बीच में आपका, अटलांटिक ओशन के बीच में आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, ठीक है। आप कभी खोल के गूगल को या मैप्स को देखिएगा तो को थोड़ा क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ नॉर्थ अमेरिकाज पोजिशन। वैसे डजन
उससे कुछ लेना देना नहीं है इधर। बट हाँ स्टिल यू हैव टू नो, यू शुड नो कि नेटिव पीपल आए कैसे वहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में पहले से भी लोग रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि यूरोपियंस आए हैं पहले, उसके पहले भी कई सारे यूरोपियंस आके जा चुके थे। ठीक है, कोलंबस ने एक तरह से खोज करी थी बाय लक बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मान लो कि कोलंबस ने ही इजाद कर दिया नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका को। ठीक है, तो उसके पहले भी लोग रहते थे। एंड कनाडा वाज फुल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, वहाँ पे भर भर के पूरा चारों तरफ फॉरेस्ट था, जंगल था। ठीक, एंड नॉर्थ अमेरिका में क्या था, ऑयल एंड गैसेस, इन सब के रिसोर्सेज भी मतलब भर के थे। वहाँ पे माइनिंग वाइनिंग पहले भी होती थी। ओके, तो माइनिंग इंडस्ट्री एंड जो एग्रीकल्चर था, वहाँ के लोग ऑलरेडी वहाँ पे इंडल्ज थे फ्रॉम लास्ट 200 ईयर्स। तो यूरोपियंस के आने के पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो अभी कॉलोनीज बनाते थे उनकी बात हो रही है। ठीक, तो उनसे पहले भी यहाँ पे माइनिंग एंड एग्रीकल्चर होता था। But there were people who had been living in North America for thousands of years before the European learned of its existence. अच्छा, वहाँ के जो नेटिव्स थे उनको यूरोपियंस का कुछ भी पता नहीं था। यूरोपियंस को जैसा कि नेटिव्स के बारे में कुछ नहीं पता था, वैसे ही नेटिव्स को भी कोई आइडिया नहीं था कि हु आर दे, उन्हें नहीं कुछ भी पता था। ठीक, क्योंकि एक तो दे वर वेरी मच इंडल्ज विद देयर वर्क ओनली, क्योंकि उन लोगों को आजू बाजू क्या हो रहा है ये भी कोई आइडिया नहीं था। तो यूरोपियंस तो फिर भी दे वर सी वॉयजर्स, तो उन लोगों को बाहर जा करके या समुद्री यात्राएं करके रीजन्स का पता था। बट जो नेटिव थे वहाँ के नॉर्थ अमेरिका के, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो लोग कहीं जाते ही नहीं थे। ठीक, तो ये एक फैक्ट था। देन द नेटिव पीपल। अब हम नॉर्थ अमेरिका के नेटिव की बात करते हैं कि हाउ दे केम, वो आए तो कैसे आए। द अर्लीस्ट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। हाँ, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। प्लीज आप बताइए कमेंट सेक्शन में, या जो भी है आप बता सकते हैं मुझे कि जो भी पॉइंट या जो भी पैरा आपको समझ में नहीं आया। फाइन, तो द नेटिव पीपल, द अर्लीस्ट inhabitants of North America came from Asia over 30,000 years ago on land bridge across the Bering Straits, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south. क्या हुआ, व्हाट इज बेरिंग स्ट्रेट्स, पहले आपको ये समझना होगा। बेरिंग स्ट्रेट एक स्ट्रेट है जो कि आपका जो नॉर्थ अमेरिका है और एशिया को डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो इस स्ट्रेट के थ्रू जो एशियंस थे, ठीक है, वो आपके आइस एज के टाइम पे साउथ की तरफ, नीचे की तरफ आए, मतलब नॉर्थ अमेरिका की तरफ आए हुए थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया कि आइस एज के बाद टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने लगा, बर्फ पिघलने लगी, एंड सी का जो लेवल था वो बढ़ने लग गया। तो उससे ये बेरिंग स्ट्रेट वॉज वैनिश्ड, खत्म हो गई थी। ओके, so that was a story about Bering Straits. The oldest artifact found in America, and जो आर्टिफैक्ट है उससे ये पता चला है, ये चीज़ें पता चली कि आइस एज थी, इस समय पे ऐसे लोग आए थे। ठीक है, फिर जो सी लेवल बढ़ गया था, ये सब चीज़ें उसमें है। द पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज अबाउट 5,000 years ago when the climate became more stable. अब क्लाइमेट जो था थोड़ा स्टेबल होने लग गया था, बहुत ज़्यादा ठंड से अब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर आने लग गया था। दीज पीपल लिव्ड इन बैंड्स। अच्छा, ये जो नेटिव लोग थे ये ग्रुप्स में रहते थे, बैंड्स में रहते थे। जैसे आपने ये कबीले वगैरह सुने होंगे। ठीक, कबीले के लोग कैसे रहते हैं, दे लिव इन द पूरे ग्रुप में। तो अगर कहीं भी जाते हैं तो साथ में जाते हैं, बिकॉज उस समय इतने जंगल्स थे, इतना खतरनाक एरिया था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भी या अपने को प्रोटेक्ट रखने के लिए भी कई सारे लोग साथ में आते जाते थे। तो एक उनकी एक हैबिट हो चुकी थी कि साथ में रहने वाली। ठीक है, इन विलेजेस अलोंग रिवर वैलीज, हर जगह जहाँ पे वो विलेजेस में या रिवर वैलीज में साथ में ही जाते थे। तो वो दैट वाज वेरी हैबिचुअल, उनकी आदत थी। दे एट फिश एंड मीट,
कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स एंड मेज। वो क्या खाते थे? फिश, मीट, यही सब, सब्जियां, मेज, ये सब उनका एक खाना था, एक एपेटाइट था। दे ऑफन वेंट ऑन लॉन्ग जर्नीज इन सर्च ऑफ मीट, chiefly that of bison, the wild buffalo that roamed the grasslands. grasslands में क्या होता था कि जो बाइसन्स होते थे, जो बफेलोज होती थी, ये सब रोम करते थे, वहाँ पे चरते थे एक तरह से। तो पीपल, द नेटिव पीपल यूज टू गो फॉर अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ मीट। ठीक है, जब उनको मीट खाना होता था तो वो ये ग्रास लैंड्स के एरिया में आते थे। ये जर्नीज कभी कभी 2-3 दिन, 4 दिन लंबी हो सकती थी। ओके, तो वही नेटिव मीन्स क्या होता है आपको पता है? अ पर्सन बॉर्न इन प्लेस ही और शी लिव्स इन, जहाँ पे वो रहता है। टिल द अर्ली 20th century the term was used by Europeans to describe the inhabitants of country they had colonized. ये सब कहानी यूरोपियंस की ही दी हुई है, उन्हीं ने सब बनाया है, उन्हीं ने सब बिगाड़ा है, नॉट बनाया है, मोस्टली बिगाड़ा है। खैर, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे बात। They did not attempt extensive agriculture and since they did not produce a surplus. इसका क्या मतलब है? क्या होता था कि ये जो कबीले के लोग होते थे या फिर ये जो ट्राइब्स के लोग होते थे, ये बहुत अति नहीं करते थे किसी चीज़ की। ऐसा नहीं करते थे कि एक तरह से सस्टेन करके रखते थे अपने जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। अगर उन्हें खेती करनी है तो वो उतनी ही खेती करते थे जितनी उन्हें ज़रूरत है, जितना फूड दे रिक्वायर्ड, उतना ही शिकार करते थे जितना मीट उनको चाहिए होता था। ऐसा नहीं है कि बस मारना शुरू कर दिया जानवरों को, ऐसा नहीं है कि बस खेती करते चले गए, और उतना उतना दिमाग ही नहीं लगाते थे वो लोग, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, प्रॉफिट, मार्केट, ट्रेड, ये सब कुछ भी नहीं पता था। तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें करते थे। तो they did not develop kingdoms and empires as in Central and South America. इवन उनके कोई किंगडम्स नहीं हुआ करते थे, ठीक, उनका कोई साम्राज्य नहीं हुआ करता था, उनका कोई एम्पायर नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक्सपैंड करने का जो नेचर था वो उनमें नहीं था। देयर वर सम इंस्टांसेस ऑफ क्वेरल बिटवीन ट्राइब्स ओवर टेरिटरी। कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि कभी कभी ट्राइब्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बट बाय एंड लार्ज कंट्रोल ऑफ लैंड वॉज नॉट एन इशू। फिर भी किसी चीज़ को कंट्रोल करने का उनके अंदर कोई जज्बा नहीं था, ना ही उनके अंदर कोई चाहत थी। They were content with the food and shelter they got from the land without feeling any need to own it. वो एक तरह से हक नहीं मांगते थे किसी चीज़ का कि ये चीज़ मेरी है या ये लैंड मेरा है, इस पे मैं ही खेती करूँगा, या अगर मैं खेती कर रहा हूँ तो इसके जो फूड है वो मैं ही सिर्फ कंज्यूम करूँगा, ऐसा उनके अंदर कुछ भी नहीं था। दैट फीलिंग, दैट कनिंग फीलिंग दे डिड नॉट हैव। ठीक, उनको क्या चाहिए था बेसिकली? खाना, फूड एंड शेल्टर, उसके अलावा दे डिड नॉट नीड एनीथिंग। An important feature of their tradition was that of making formal alliances and friendships. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके अंदर क्वालिटी ये थी कि उनका एक ट्रेडिशन था कि वो अलाइंसेस करते थे, ठीक, एक तरह से मेल जोल, दोस्ती, ठीक है, उसमें गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे, जिसकी, और वो भी नीड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि एक तो मनी उस समय था नहीं, वो मॉनेटरी वगैरह का उनको कुछ आइडिया ही नहीं था, मनी का नामो निशान नहीं था, तो वो गिफ्ट्स के फॉर्म में जिसको जो ज़रूरत है उन चीज़ों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि मे भी आपने कभी पढ़ा होगा ये चीज़ कि जब ये पैसे या कह सकते करेंसी नहीं चलती थी, उस समय पे लोग अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ है एंड यू वांट समथिंग, तो मैं आपको वो दूंगी और आपको मुझे जो है आपके पास है एंड दैट आई नीड, तो वो आप मुझे एज अ गिफ्ट देते थे। तो ये चीज़ उस समय भी चलती थी, वो मनी वाला कोई फंडा नहीं हुआ करता था। गुड्स वर ऑब्टेन नॉट बाय बाइंग देम बट एज गिफ्ट्स। तो जो गुड्स था, जो सामान था,
वो एज अ गिफ्ट ही लिया और दिया जाता था, नॉट बाय परचेजिंग देम, उनको खरीदा बेचा नहीं जाता था। एक बहुत सीधा साधा सा उनका ये एक कहते हैं कि कल्चर रहा होगा उस समय पे, कि कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें, बिल्कुल लाइफ सस्ती मंदी चल रही है, इजी गोइंग चल रही है, एंड दे वर हैप्पी विद दैट, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। ओके, तो अभी अब नाउ यू कैन लुक एट दिस अटायर। अब ये अटायर से आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक, कुछ थोड़ा बहुत ये है कि हाँ एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, थोड़ा फ्लावर्स आपको बने दिख रहे होंगे ये ड्रेस में, तो इसका मतलब वो उनके अंदर थोड़ी स्किल्स भी रही होंगी कपड़ों को डिज़ाइन करने की, या जो ज्वेलरी वो लोग पहनते थे लेडीज़ में उनको डिज़ाइन करने की, तो ये थोड़ी थोड़ी स्किल्स भी रही होंगी उस टाइम पे आई गेस। तो ये बुक में भी है ऑलमोस्ट कि आपको पूरा दिया हुआ उसमें कि कैसे वो लोग पहनते थे कपड़े, कैसे उसमें सिलते थे, या कैसे वो स्टोन्स का यूज़ करते थे। तो एक तरह से ये भी बहुत स्किलफुल पीपल थे, दे ऑल वर। सो you can see that on the picture. Now different terms are used in English for the native people of the new world. अब जो है ये नई दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जो जो इंग्लिश के जो टर्म्स हैं जो यूज हुए थे, ठीक है, नेटिव पीपल के लिए। तो एब ऑरिजिन, एब ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, इसको किसके लिए यूज किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट इज नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लैटिन में क्या कहते हैं? एब मीन्स होता है फ्रॉम, मतलब कहाँ से हो रहा है ये, है ना, शुरुआत, फ्रॉम। देन ओरिजिन मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, ठीक, कहाँ से बिगिनिंग होना, तो इसका मतलब ये हुआ। तो ये इट्स लैटिन वर्ड, और ये एब ऑरिजिन ये एक वर्ड निकला। Aboriginal is an adjective often misused as a noun। ठीक, ये एक एडजेक्टिव है, ये इट्स नॉट अ नाउन, ये पता ही चल रहा है बिकॉज नाउन इज एब ओरिजिन नॉट एबोरिजिनल। ठीक, तो ये वहाँ के लोगों के लिए एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इंडियन, अच्छा, अमेरिकन इंडियन, देन एमरिंड एंड एमरिंडियन, ये क्या है? ये नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के लिए ये यूज होता था, अमेरिकन इंडियन, एमरिंड, एमरिंड इंडियन। ठीक है, इनको कैरेबियन फर्स्ट नेशन पीपल, ये सॉरी, ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के लोगों के लिए यूज हुआ। एंड द कैरेबियन फर्स्ट नेशन पीपल, द ऑर्गेनाइज्ड native groups or recognized by the Canadian government। ठीक है, the Indians Act of 1876 used the term bands, but from the 1980s the word nations is used। इंडियन एक्ट के फॉर्म में, इंडियन एक्ट में क्या था 1876 में? बैंड्स यूज होते थे, बैंड्स मतलब ग्रुप्स, एंड उसके बाद उस ग्रुप को एक नेशन का नाम दिया गया। इंडिजिनस पीपल, पीपल बिलोंगिंग नेचुरली टू अ प्लेस, नेटिव, मैंने बता ही दिया आपको। देन अमेरिकन, द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अमेरिका, अगर वो अमेरिकन है तो। दिस इज द टर्म न्यू कॉमनली यूज, रेड इंडियन। अब रेड इंडियन कहाँ से बोला जाता है? एक्चुअली जब कोलंबस आए मिस्टर स्मार्ट, तो उन्होंने, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी, अमेरिका को वो इंडिया समझ बैठे, और वहाँ के जो ब्राउन पीपल थे, जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स्ड पीपल थे, उनको उन्होंने रेड इंडियन बोल दिया। मतलब क्या सोच, मुझे समझ में नहीं आता कि इफ़ यू आर नॉट कन्फर्म्ड हाउ कैन यू गिव देम नेम। तो खैर उनको कंफर्म नहीं था, कि उनको लगा दैट इज़ इंडिया, और उन्होंने उसका जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स्ड पीपल थे, कॉम्प्लेक्शन पीपल थे, उनको कह दिया रेड इंडियन। तभी से वहाँ के जो अभी जो ब्राउन पीपल हैं, थोड़ा जिनका कॉम्प्लेक्शन ब्राउन की तरफ है, वैसे तो अमेरिका में सब गोरे हैं, बट जो ब्राउन है उनको रेड इंडियंस बोला जाता है। ओके, दैट इज द स्टोरी। सो अभी तक का यहाँ तक, आई होप अभी आपको कुछ कुछ समझ में आने लग गया होगा, क्या क्या फैक्ट्स हैं वो क्लियर होने लग गए होंगे।
अभी नेक्स्ट हम चलेंगे म्यूचुअल परसेप्शंस में। म्यूचुअल परसेप्शंस का मतलब होता है, म्यूचुअल मतलब दो लोगों का, दो लोगों से मतलब है, या दोनों, ठीक है। अगर दो साइड्स हैं तो इक्वली दोनों के बारे में बात हो रही है। परसेप्शंस, उनके अपने विचार, ठीक है। तो जो यहाँ पे किसके विचारों की बात हो रही है, एक तो यूरोपियंस की हो रही है, एंड दूसरी जो ट्राइब्स के लोग थे, उन दोनों के विचारों की बात हो रही है, ठीक। तो उनके क्या परसेप्शन थे, किस किस बारे में उनकी क्या सोच थी, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। इन द 18th century, Western Europeans defined civilized people in terms of literacy and organized religion and urbanism, ठीक। क्या हुआ 18th सेंचुरी में, वेस्टर्न यूरोपियंस, उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिविलाइज्ड हो गए वो, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता, आई नो सबका यही एक ही परसेप्शन रहता है इस पे कि एक क्यों सिविलाइज्ड एंड लिटरेसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपके एथिक्स नहीं है, मॉरल्स नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, तो आप सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। आप पढ़ लिख के भी, अगर आपके पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप एथिकली इनकरेक्ट हैं, ठीक है, और आपके कुछ वैल्यूज़ नहीं है, आप मतलब एक तरह से पढ़ने लिखने से सिविलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट ये यूरोपियंस की सोच नहीं थी, वो अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड, बहुत रिलीजन ओरिएंटेड ऐसा करके मानते थे। टू देम द नेटिव्स ऑफ अमेरिका अपीयर्ड अनसिविलाइज्ड, बट जो वहाँ के नेटिव थे अमेरिका के, वो उनके लिए बहुत अनसिविलाइज्ड थे, अनपढ़ थे, गंवार थे। टू सम लाइक द फ्रेंच फिलोसफर जीन जैक्स रूसो, रूसो जो थे फ्रेंच फिलोसफर थे, उनका क्या कहना था, सच पीपल वर नॉट वर टू बी एडमायर्ड एज दे वर अनटच्ड बाय द करप्शंस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइज्ड हो के भी देखिए क्या था, ये लोग जो अमेरिका सॉरी यूरोपियंस थे, ये भले ही अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हो, बट एक तरह से ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये नेचुरल सोर्सों को खराब कर रहे थे, ये सस्टेन नहीं रखने दे रहे थे, ये हर चीज़ में अति कर रहे थे, ठीक है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में होती, वो चाहे वो आप देख लो एग्रीकल्चर में हो, या फिर ट्रेडिंग में हो, या फिर वॉर्स हो, या आप ले लो ये रिलीजन हो, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी उसमें ये हर चीज़ की को ख़त्म करने पे तुले हुए थे, जस्ट बिकॉज दे वांट प्रॉफिट। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सिविलाइजेशन का कोई सिम्टम नहीं होता है। और जो ये फिलोसोफर थे रूसो, ये किसको सिविलाइज समझते थे, ये मानते थे इन अमेरिकन नेटिव को। तो उनका ये मानना था कि एटलीस्ट उनके दिमाग में वो करप्शन नहीं है जो यूरोपियंस के अंदर है। अ पॉपुलर टर्म वाज द नोबल सैवेज, एक नोबल सैवेज नाम दिया गया था किसको, ये जो नेटिव्स थे उनको, क्योंकि बहुत हम्बल लोग थे ये, ठीक। तो इनको एक बहुत नोबल सैवेज कहा गया। सम लाइन्स इन अ पोएम बाय इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ इंडिकेट अनदर पर्सपेक्टिव। अब विलियम, ये बहुत सारे लोग थे जो पोएट थे, फिलोसफर्स थे, ये एटलीस्ट समझते थे कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। बट जो ट्रेडिंग में बहुत घुसे हुए थे, उनको क्या चाहिए था, उन्हें बस प्रॉफिट चाहिए था, कैसे भी करके वो अपने आप को सिविलाइज करके सामने वाले को नीचा दिखा करके वो ये काम कर रहे थे। दे डिड नॉट हैव फीलिंग्स ईदर, नीदर ही नॉट Rousseau had met a Native American, but Wordsworth described them as living amid wilds, where fancy had small liberty to brace the affections to exile। ठीक, ये उनकी अपनी लाइन्स थी जो उन्होंने अपनी पोइट्री में दी थी। मीनिंग क्या है, द पीपल लिविंग क्लोज टू नेचर हैड ओनली लिमिटेड पावर्स ऑफ इमेजिनेशन इमोशन। जो बहुत नेचर के पास रहने वाले लोग हैं, जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, वो ही सिर्फ उन्हीं के पास है वो इमेजिनेशन, वो इमोशन, और वो लिमिटेड पावर, उसकी लिमिटेड पावर किसकी, इमेजिनेशन और इमोशन की, क्योंकि वही लोग
अपने आसपास के पेड़ पौधे जानवरों और अपने कल्चर इन सब की वैल्यूज को समझ सकते हैं। तो ये एक पोएट जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका ये कहना था। ऑलराइट, फिर टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियंस वर गिफ्ट्स गिवन इन फ्रेंडशिप। अच्छा, जब यूरोपियंस आए तो इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया यहाँ के नेटिव्स ने, उनको बिल्कुल भी उनका तिरस्कार नहीं हुआ उनको, बल्कि बदले में गिफ्ट्स दिए, एज अ फ्रेंडशिप गिफ्ट दिए गए उनको। तो इस तरह से बहुत अच्छा सम्मान से उन्हें रखा गया वहाँ पे। फॉर द यूरोपियंस ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच द फिश एंड फर्स वर कमोडिटीज। अच्छा, इनके लिए क्या था, ये गिफ्ट्स को ये एक कमोडिटीज मानते थे। टू बिकम रिच, उनका सपना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और अमीर बने। तो उनके लिए ये इमोशंस कोई वैल्यू नहीं रखते थे, उनके लिए गिफ्ट्स कोई वैल्यू नहीं रखते थे, वो इनके लिए एक तरह की एक्सपेंसिव कमोडिटीज थी विच दे वुड सेल फॉर अ प्रॉफिट इन यूरोप, जिसको वो यूरोप में जाके बेच देते थे और उससे प्रॉफिट कमाते थे। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे सोल्ड वेरीड फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई। अच्छा, प्राइस क्या था, वो हर साल दर साल उसके वैल्यूज कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से होते रहते भाई। डिमांड पे ही वो सप्लाई और प्रॉफिट, ये सब बहुत कनेक्टेड चीज़ें हैं। जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी, उतना ही प्रॉफिट उन्हें मिलेगा, तो ये बहुत फ्लक्चुएट होता रहता था। The natives could not understand this. They had no sense of the market in far away Europe. अभी जो नेटिव्स थे उन्हें तो पल्ले ही नहीं पड़ता था भाई, वो जितना सामान उनको देते थे या गिफ्ट्स देते थे, गिफ्ट्स के फॉर्म में देते थे, वो बहुत सफिशिएंट देते थे उनके लिए। बट जो यूरोपियंस थे वो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उन्हें देते थे। अगर उनका प्रॉफिट अच्छा हुआ तो वो उन्हें भर भर के देते थे चीज़ें, बट अगर उनका प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो उतना लॉस में जाते थे, और लॉस में गए तो फिर वो बनता ही नहीं है उनका इतना देना, उतना दिमाग लगाते थे वो लोग, मार्केटिंग में ही इतना घुसे हुए थे। अच्छा, ये नेटिव्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन उनके लिए, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि मार्केट होता क्या है। और ये गिफ्ट्स का वो लोग यूरोपियंस क्या कह रहे हैं उनको, दे हैड नो आइडिया एट दैट टाइम। They were puzzled by the fact that the European traders sometimes gave them a lot of things and exchange of their goods, sometimes very little. अब कभी उन्हें बहुत सारा मिल रहा है और कभी बहुत कम मिल रहा है, तो उन्हें तो ये चीज़ पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। They were also saddened by the greed of the Europeans. But अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा था कि ये जो लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, दे आर वेरी ग्रीडी, बहुत लालची हैं। ठीक, किसी को भी समझ में आ जाएगा अगर वो ये हरकतें करेंगे, एक बार इग्नोर करेंगे, दो बार इग्नोर करेंगे, बट इडियट तो नहीं है ना, समझ में तो आता ही है। ऑल्दो मार्केटिंग नहीं समझ में आ रही, बट कुछ तो समझ में आ रहा था ना कि लालच होगा इनके अंदर। इन देयर impatience to get furs, they had slaughtered hundreds of beavers, and the natives were very uneasy, fearing that the animals would take revenge on them for the destruction. अच्छा, अब जब ये जो नेटिव्स थे, ठीक है, ये जब जंगलों को देखते थे तो वो बहुत हरियाली देखते थे, वो अपने सोर्सेस देखते थे, वो अपने बेसिक नीड्स जो वहाँ से पूरी हो रही थी वो उस फॉर्म में उसे देखते थे। ठीक है, वहाँ से उन्हें लकड़ी मिलती थी, शेल्टर मिलता था, खाने पीने का सामान, फल और सब्जियाँ, ये सब उन्हें वहाँ से मिलती थी। एंड वो उस नज़र से उसे देखते थे। एंड जो यूरोपियंस थे उनको क्या लगता था कि ये हटाओ वो हटाओ, सब क्लीन करो एंड यहाँ पे प्लांटेशन करो, फैक्ट्रीज लगाओ और प्रॉफिट कमाओ, ये उनका कहना था। तो समटाइम्स दे गेट वेरी मतलब अफ्रेड, डर जाते थे। उन्हें ये लगता था कि एक तो भाई जानवर काट रहे हैं ये लोग, ठीक है, जो नेटिव्स थे ऑल्दो वो मीट खाते थे, बट वो एक लिमिटेड ही लिमिट तक ही उसे मारते थे, जितनी ज़रूरत है वो उतने ही जानवरों का शिकार करते थे, ना कि सब दफा कर दिए, ऐसा नहीं था। जितनी खेती की ज़रूरत है वो उतनी ही खेती करते थे, जितने जानवर से मीट वो रिक्वायर्ड था वो उतने ही जानवर मारते थे। बट ये जो यूरोपियंस थे इन्होंने तो हर चीज़ में एक्सट्रीम कर दिया था। ये डिस्ट्रक्शन देख के समटाइम्स दे फील वेरी फियर्ड कि अब एनिमल, उनका ये मानना था, ये इनकी सोच थी कि जो अब जानवर हैं ये इसका बदला डेफिनेटली लेने वाले हैं। ठीक,
तो ये उनका अपना कल्चर था, या जो वो सोचते थे वो इसके, क्योंकि प्रकृति को खराब करना उनके नेचर में नहीं था। बट जो यूरोपियंस थे, ये लोग एक तरह से पूरा नेचर खराब कर रहे थे, पूरा सिस्टम खराब कर रहे थे। तो दे गॉट वरिड, बहुत अनईजी हो गए थे वो लोग ये चीज़ को देख करके। ठीक है। Many of traders left Europe and went to America to begin a new life. बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे यूरोप में, वो उन्होंने यूरोप हमेशा के लिए छोड़ दिया एंड अमेरिका में आके सेटल हो गए। वो उनके उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। लाइक वो उस समय की जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी उनसे अनसेटिस्फाइड होंगे, या मे बी कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप छोड़ के अमेरिका में सेटल होना सही समझा। ग्रेजुअली द यूरोपियंस मूव्ड फर्दर इनलैंड नियर नेटिव विलेजेस। अब ये लोग क्या होने लग गए, धीरे धीरे नेटिव विलेजेस के पास में आके सेटल होने लग गए। दे यूज देयर आयरन टूल्स टू कट डाउन फॉरेस्ट टू ले आउट फार्म्स। अब जब आए तो इन्हें यहाँ पे अर्निंग करनी है, इन्हें यहाँ प्रॉफिट करना, भाई दिमाग तो वही है, ट्रेडिंग का ही है, ठीक, मार्केटिंग का ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही है। तो इन्होंने आयरन टूल्स यूज किए फॉरेस्ट को काटने के लिए और अपने फार्म्स बनाने के लिए। नेटिव्स एंड यूरोपियंस सॉ डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जब वो काटने लगे तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ एक तरह से नेटिव पीपल को वहाँ के। नेटिव्स आइडेंटिफाइड ट्रैक्स इनविजिबल टू द यूरोपियंस। ठीक है। Europeans imagined the forest cut down and replaced by cornfield. अब यूरोपियंस का क्या था कि उन्होंने क्या इमेजिनेशन, नेटिव्स की क्या इमेजिनेशन थी कि ये भरा पूरा रहे, ये हमारे लिए सोर्स रहे, सारे के सारे नेचुरल सोर्सेस रहे हमारे साथ, उसका हम धीरे धीरे जैसे यूज़ कर रहे थे वैसे ही यूज़ करते रहे। बट यूरोपियंस के साथ क्या था, वो उसको एक फॉरेस्ट कट डाउन सोच रहे थे और उसको एक कॉर्न फील्ड्स में बदलने की कोशिश में लगे हुए थे। तो ये दो परसेप्शंस हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि हु इज़ सिविलाइज्ड एंड हु इज़ अनसिविलाइज्ड। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो यूरोपियंस हैं, एंड आई नो आप सबका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जो यूरोपियंस हैं इन्होंने पढ़ लिख के भी ये लोग अनसिविलाइज्ड ही कहे जाएंगे, बिकॉज उनकी सोच ही खराब थी। उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में सोचा, वो चाहे नेचुरल सोर्सेज हों या फिर चाहे वो ट्राइब्स के लोग हैं। बट ये जो नेटिव्स थे, जो ट्राइबल लोग थे, ये लोग बहुत एक इलिटरेट होने के बाद भी उनका सेंस और उनका जो नेचर था वॉज फार बेटर देन यूरोपियंस। तो ऑल्दो वो पीछे थे उनके जो टेक्निक्स में, या आप देखो तो बहुत पिछड़े वर्ग के माने जा सकते थे यूरोपियन से, बट स्टिल दे हैड देयर कल्चर, दे हैड देयर मॉरल्स एंड एथिक्स, वो सब उनके यूरोपियन से बहुत बेटर थे। ऑलराइट, तो अभी के लिए हम यहाँ पे चैप्टर स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं, देन आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट पार्ट। Alright, so stay safe and keep watching our videos and keep subscribing, keep liking EduGrown. Okay, thank you so much.